तो हेलो बच्चों, हम कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं अपने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर्स के, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे तो अब आपको सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़वानी होगी। इसीलिए अपने दोस्तों को इसे जरूर फॉरवर्ड करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, व्यूज करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर 9th क्वेश्चन। A husband agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Can she recover? एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को एक अमाउंट मेंटेनेंस पे करने की बात करी मंथली, जबकि वो दूसरे देश में था, लेकिन बाद में वो फेल हो गया और प्रॉमिस्ड अमाउंट पे नहीं कर पाया। तो सवाल उठता है कि क्या वाइफ उसे रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए सू कर सकती है? तो आंसर है कि जो पार्टीज टू द एग्रीमेंट होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं, तो उनकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए। यानी कि इंटेंशन जो पार्ट पर है पार्टीज के, वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए, क्योंकि सोशल या डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं होते। इसीलिए डोमेस्टिक एग्रीमेंट से कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। यहाँ इस केस में हम देख रहे हैं कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच का एग्रीमेंट है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं है, वो एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है हस्बैंड वाइफ के बीच का। इसीलिए इस केस में वाइफ कुछ रिकवर नहीं कर सकती, क्योंकि एक सोशल एग्रीमेंट है, क्योंकि पार्टीज की इंटेंशन लीगल थी ही नहीं। इस केस के फैक्ट काफी कुछ बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर के केस से मिलते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं क्योंकि पार्टीज की लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो एनफोर्सेबल भी नहीं है, इसीलिए वाइफ कुछ भी रिकवर नहीं कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 10। जी जो कि गौरी दत्त है, गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट लालमन को अपना मिसिंग नेफ्यू ढूंढ के लाने के लिए भेज दिया। उसके जाने के बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि जो कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे एक रिवॉर्ड दूंगा। एल उसके नेफ्यू को ढूंढ लाया, लेकिन उसे एक्चुअली इस अनाउंसमेंट का पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो तब तक जा चुका था जब रिवॉर्ड घोषित हुआ। बाद में जब लालमन को रिवॉर्ड के बारे में पता चला तो उसने गौरी दत्त से वो रिवॉर्ड मांगा, तो गौरी दत्त ने रिवॉर्ड पे करने से मना कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या लालमन रिवॉर्ड रिकवर कर पाएगा? तो आंसर है कि कोई भी व्यक्ति ऑफर को केवल तब एक्सेप्ट कर सकता है जब उसे ये बात पता हो कि ऑफर है। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफर को कंप्लीट होने के लिए उसे ऑफरी को कम्युनिकेट होना जरूरी है, उस व्यक्ति को कम्युनिकेट होना जरूरी है जो उसे एक्सेप्ट करना चाह रहा है। क्योंकि यदि किसी ने कोई काम इग्नोरेंस में कर दिया ऑफर की, तो ऐसे केस में हम उसे एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते। जब तक ऑफर कम्युनिकेटेड नहीं है तब तक वो एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, और उससे कोई अधिकार एक्सेप्टर को नहीं मिलते। जैसे इस केस में भी जी ने जब अपने सर्वेंट को भेजा अपने मिसिंग नेफ्यू को ट्रेस करने के लिए, और वो नेफ्यू को ट्रेस कर लाया, पर उसे इस अनाउंसमेंट का तो पता ही नहीं था। तो क्योंकि उसने वो काम किया जो एक्सेप्टेंस है, लेकिन उसे ऑफर का तो पता ही नहीं था, इसीलिए वो एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड भी नहीं है। अब जो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेंटिफ्स ने टेलीग्राम डालकर डिफेंडेंट से 2 सवाल पूछे थे। क्या आप अपने बम्पर हॉल पेन हमें बेचेंगे? और दूसरा सवाल था कि जो आपका लोएस्ट कैश प्राइस है आप हमें टेलीग्राम कर दें। डिफेंडेंट ने रिप्लाई किया टेलीग्राम के माध्यम से केवल लोएस्ट प्राइस, लिखा कि लोएस्ट प्राइस जो बम्पर हॉल पेन का है वो है 900 पाउंड। फिर ये जवाब आने के बाद प्लेंटिफ ने दूसरा टेलीग्राम भेजा और लिखा हम तैयार हैं बम्पर हॉल पेन को 900 पाउंड में खरीदने के लिए, लेकिन डिफेंडेंट ने वो उस प्राइस पर बेचने से मना कर दिया। तो प्लेंटिफ ने सू कर दिया डिफेंडेंट्स को, ये कहते हुए कि उन्होंने प्राइस बताकर अपनी प्रॉपर्टी का एक ऑफर दिया है सेल करने के लिए प्रॉपर्टी को, और अब हम एग्री हो गए हैं खरीदने के लिए, तो आप बाउंड हो उसे बेचने के लिए। तो अब आप अपनी राय दें
कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो लीगल रूल्स एज टू ऑफर जो हैं वो ये कहते हैं कि ऑफर अलग होता है मात्र स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से, इनविटेशन टू ऑफर से, मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से और कैजुअल इंक्वायरी से, प्रोस्पेक्टस से और एडवर्टीजमेंट से। यानी कि ऑफर अलग चीज है और मात्र कोई इंफॉर्मेशन प्रदान कर देना या कैजुअल इंक्वायरी का आंसर दे देना अपने आप में ऑफर नहीं है। ऑफर इससे अलग होता है। यदि हम बहुत ध्यान से इस केस को देखें तो डिफेंडेंट ने टेलीग्राम से रिप्लाई किया था केवल लोएस्ट प्राइस बम्पर हॉल पेन का कि वो 900 पाउंड है। डिफेंडेंट ने यहां केवल और केवल सेकंड सवाल का जवाब दिया, केवल प्राइस कोट किए, पर पहले सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक तरह से उन्होंने रिजर्व कर लिया था अपने पास आंसर कि बेचना चाहेंगे या नहीं बेचना चाहेंगे तो हमारी मर्जी होगी। इसीलिए मात्र प्राइस बता देना भर अपने आप में कोई ऑफर नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने यहां पर यह फैसला सुनाया कि मात्र लोएस्ट प्राइस बता देना, यानी कि मात्र एक सवाल का जवाब देना, यदि वेंडर किसी सवाल का जवाब देता है तो ऐसे केस में वो कोई ऑफर नहीं है। इसीलिए यहां पर कोई इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल नहीं है जिसने प्राइस पूछा था उसके साथ। तो मात्र एक व्यक्ति ने यदि आपसे सब प्राइस पूछा और आपने उस प्राइस का जवाब दे दिया कि इसका प्राइस 900 पाउंड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऑफर दिया गया है और एक्सेप्ट हुआ है। यहां जो क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं वो काफी कुछ मिलते जुलते हैं हार्वे वर्सेस फैसे केस से। तो केस का जवाब यही था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि मात्र सवाल का जवाब देना, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइस बता देना अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट या एक्सेप्टेंस क्रिएट नहीं करता है। 12th क्वेश्चन, A inquires from B, will you purchase my car for ₹2 lakh? If B replies, I agree to purchase car from you as per proposal, subject to availability of valid registration certificate or books for the car. Is acceptance unconditional? Is this a contract? A ने B से पूछा कि क्या आप मेरी कार 2 लाख में खरीदेंगे। यदि बी ने जवाब दिया कि हाँ मैं तैयार हूं आपकी कार 2 लाख में खरीदने के लिए आपके प्रपोजल के अनुसार, लेकिन आपको मुझे वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा, तो हम कहेंगे क्या ये एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल है और क्या इस तरह की एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो आंसर है कि वैसे एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई एक्सेप्टेंस देते समय मॉडिफिकेशन करता है ऑफर में या अपनी तरफ से कोई शर्त लगाता है तो हम उसे काउंटर ऑफर कह देते हैं और उससे फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस वैसे एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 7 के अनुसार एक्सेप्टेंस वैलिड होती ही तब है जब वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड हो। यहां पर भी एक्सेप्टेंस की गई है, हालांकि ऑफर में जो रजिस्ट्रेशन बुक है उसकी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस देते समय जो परचेजर है वो कह रहा है कि यदि आप मुझे वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं तो ही मैं गाड़ी को स्वीकारूंगा। भाई किसी का कोई भी सामान खरीदते हुए उसका वैलिड टाइटल तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, और वैलिड टाइटल दर्शाया किससे जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से। तो जब हम उससे कह रहे हैं कि गाड़ी तो मैं खरीद लूंगा लेकिन आपको मुझे वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, तो अपने आप में ये कोई एडिशनल शर्त थोड़ी ही है, ये तो एक वैलिड एक्सपेक्टेशन है कि टाइटल शो करने वाला डॉक्यूमेंट तो आपको मुझे दिखाना ही होगा तभी मैं खरीद पाऊंगा। इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन लगाई गई है। इस तरह की एक्सेप्टेंस को अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस माना जाएगा और ये अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। 13th क्वेश्चन, एफ जो कि एक अंकल थे, उन्होंने ऑफर किया बाय करने के लिए अपने नेफ्यू को हॉर्स 30 पाउंड में। उन्होंने ऑफर लेटर में लिखा कि यदि मैंने आपसे जवाब नहीं प्राप्त किया तो मैं मान लूंगा कि तुमने अपना वो वाला हॉर्स मुझे 30 पाउंड में बेच दिया। नेफ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया एफ को, हालांकि उसने अपने ऑक्शनियर को बी को ये कह दिया था कि जब हॉर्स ऑक्शन करोगे तो इस वाले हॉर्स को बाकी हॉर्स से अलग रखना, क्योंकि मैं ये हॉर्स रिजर्व रख रहा हूं अपने अंकल के लिए।
परंतु उसके बावजूद भी बी ने बाय मिस्टेक वो हॉर्स भी बेच दिया। इस बात से अंकल नाराज हो गए। अंकल ने फिर सू किया कि तुमने मेरी प्रॉपर्टी किसी और को कैसे बेच दी? वो हॉर्स तो मेरा हो चुका था क्योंकि तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, और मैंने ऑफर में लिखा था कि जवाब नहीं आने पर मैं मान लूंगा कि हॉर्स मेरा है। तो सवाल ही उठता है केस में केस कौन जीतेंगे, अंकल या नेफ्यू? तो जवाब है 13th क्वेश्चन का, मात्र चुप रहना अपने आप में एक्सेप्टेंस नहीं होती। मात्र जवाब का न दिया जाना एक्सेप्टेंस नहीं होती। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर आप दूसरे के यानी कि ऑफरी के साइलेंस से अपने आप कंसिडर नहीं कर सकते। यदि ऑफरी फेलियर हुआ, उसने आंसर नहीं दिया, तो अपने आप में ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई जब तक कि ऑफरी ने अपने प्रीवियस कंडक्ट से ये इंडिकेट ना किया हो कि मेरा साइलेंस एक्सेप्टेंस होगा। यहां इस प्रेजेंट केस के जो फैक्ट हैं वो फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले केस के सिमिलर है। उस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यहां पर नेफ्यू के द्वारा कोई जवाब न देना अपने आप में एक्सेप्टेंस नहीं है, इसीलिए इस ऑफर से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। इस इंस्टेंट केस में एफ नहीं सक्सीड कर पाएंगे क्योंकि नेफ्यू ने कोई एक्सेप्टेंस अपने अंकल को नहीं दी थी।